आइए अगला चैप्टर देखते हैं, नया चैप्टर कृषि। इससे पहले आपको वीडियो में हम समाप्त किए हैं भारत की मृदाएं समाप्त किए हैं। इसमें आप नया चैप्टर भारत की कृषि देख रहे हैं और कृषि से भी एक क्वेश्चन रहते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए। जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, समझ गए ना। तो कृषि प्रधान देश है तो कृषि की बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे बड़ी बात देखते हैं, भारत में कुल क्षेत्रफल का, जैसे मान लेते हैं भारत का क्षेत्रफल 100% मान ले, प्रतिशत में लेकर चलेंगे। जब अगर भारत का 100% क्षेत्रफल है, इस 100% में देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, 51% देखिए 100% में 51% पर कृषि होता है। कितना प्रतिशत पर? 51% पर आपको कृषि होता है। क्या होता है? कृषि। इस 100% में देखिए भारत के 50% से अधिक भूभाग पर होता है कृषि, तो इसलिए हम कृषि प्रधान देश है। आइए उसके बाद अपना लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 24% जो है ना, 24% भूमि बंजर है, बिना उपयोगी, बंजर टाइप का। देखिए 24% भूमि हो गया, 24% जो है भूमि बंजर है। बंजर मतलब कि अनुपयोगी, जिसका उपयोग नहीं हो सकता, 24% बंजर है। अब उसके बाद देखिएगा अपना सब, और 21% भाग पर जो है अभी लगभग में 21% भूभाग पर अभी देखिएगा वन है। क्या है? वन। तो भारत का लगभग हम बताए थे अभी 21.71% भाग पर वन है, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो इसको राउंड फिगर में लेकर चलिए। तो अभी देखेंगे हम 21 लेकर चलते, इस पॉइंट को छांट देते हैं। आइए तो 21% भूभाग पर अभी क्या है? भारत के वन है। अब देखिएगा 4% पे देखिएगा, तो 4% भूभाग पर जो होता है, 4% भूभाग जो है देख रहे हैं, इस पे चारागाह, पशु के लिए चारा लगाते हैं ना, उस पे 4% भूभाग पर चारागाह। चारागाह मतलब पशु के लिए आप लोग चारा उगाते हैं ना, तो जोड़िएगा 51 24 हो गया, 75 75 ये उसको 25 जोड़ दीजिएगा तो 100 हो गया ना, 100% हो ही गया, 25 हो गया। तब 25 इधर 75 इसको जोड़िएगा तो 75 हो जाएगा, तो टोटल 100% हो जाएगा ना। इस 100% को देख लीजिए, अगर भारत का 100% क्षेत्रफल मानते हैं, उसमें कृषि कितना 50% से मतलब 50% अधिक भूभाग पर कृषि, इसलिए भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। और 24% बंजर भूमि है, मतलब अनुपयोगी, अनुपयोगी। अब देखते हैं 21% भूभाग पर लगभग क्या वन है, और 4% भूभाग पर चारागाह, पशु के लिए चारा उगाते न, इस प्रकार से भूमि को बांटते हैं। तो अब आइए चलते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बार बार हर एक चीज लिखना यहाँ जरूरी नहीं है। ये चीज आपको इसी तरह से छाप लीजिएगा, समझ गए? जैसे बताए समझा दिए, आप लिख लीजिएगा। एक एक चीज को लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आइए चलते हैं, अब आगे चलते हैं। इतना चीज आप खुद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चे नहीं है कि बार बार आप लोग को। आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। अब सबसे बड़ी बात देखते हैं अपना सब, इसमें देखेंगे कि कुछ अब इसमें सबसे पहले देखिएगा झूम कृषि क्या होता है, बड़ा एग्जाम में पूछे जाता है। झूम कृषि, झूम कृषि बड़ा एग्जाम में पूछे जाता है, भी आई है। अब झूम कृषि का मतलब क्या होता है,
और झूम कृषि को ही बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब पहले जमाने जब देखिए वैसे कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। कृषि का देखिएगा, कृषि का आविष्कार, इसका आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। कृषि हुआ नवपाषाण काल में। अब देखिएगा कृषि जो है, देखिएगा अब देखिएगा अभी कृषि जो है, ये जो देख रहे हैं ना, तो भारतीय संविधान में 7 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? सॉरी 12 अनुसूची है। सब भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। तो ये देखते हैं, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। तो ये सब लिखते चलिएगा, बार बार लिखेंगे नहीं। तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में कितने सूची है? 3 सूची है। तो 3 सूची है। तो देखिएगा संघ सूची, संघ सूची, दूसरा देखिएगा राज्य सूची, और तीसरा देखिएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब देखिएगा ये समवर्ती सूची जो है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। अभी जो देख रहे हैं कृषि जो देख रहे हैं, अभी जो अपना सब देख रहे हैं कृषि जो देख रहे हैं, ये राज्य सूची में शामिल है। किसमें सूची है? अभी ये इसमें सूची है, इसमें शामिल है, राज्य सूची में है। अभी कृषि जो वर्तमान में राज्य, वर्तमान में देखिएगा राज्य सूची का विषय है कौन? कृषि, राज्य सूची। तो वैसे देखिएगा 2006 ईस्वी में एक नियम आया था कि कृषि को जो है ना अति से निकाल दिया जाए, राज्य सूची से निकाल करके और समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, पर अभी तक हटाया नहीं है। जब हटाया ही नहीं है तो जहाँ है वहाँ देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कृषि संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में। और लेकिन इसको कहाँ राज्य सूची से निकाल करके इसको कहाँ शामिल करने का अभी प्रस्तुत है? तो वो समवर्ती सूची, या समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और कृषि का आविष्कार किस काल में? तो नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। और जानते हैं इसी काल में मनुष्य में अस्थायी निवासी की जो है ना, अस्थायी निवास करना शुरू किए थे। इसी काल में, किस काल में? नवपाषाण काल में। और इसी काल में जब आदमी अस्थायी रूप से निवास करने लगे तो भरण पोषण के लिए तो चाहिए, क्या चाहिए? तो कृषि तो चाहिए, कृषि लेकर के। तो अब आइए, तो ये बात तो समझिए, इतनी बात तो समझ गए आप लोग, ज्यादा दोहराएंगे नहीं, आप लोग खुद समझदार बच्चे, अच्छी तरह से समझिए, समझा दिए। अब देखते हैं कि झूम कृषि क्या होता है, थोड़ा सा इसमें समझिए। झूम कृषि जब प्रारंभ में, जब कृषि की शुरुआत हुई थी तो लगभग पृथ्वी जंगल से ढका हुआ था। जंगल से ढका हुआ था तो पेड़ पौधा उसमें जरूर होगा। तब कृषि करने के लिए जंगल का कटाई किया, या मतलब चिड़िया कटाई करके इसमें फसल लगा दिए। यहाँ पे फसल तब तक किए जब तक यहाँ फसल की, जब तक मिट्टी की उर्वरता शक्ति रहा। जैसे यहाँ की मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो गया तब स्थान यहाँ से उसके बगल में आदमी क्या किया, फिर जंगल का कटाई किया, फिर यहाँ सफाई करके फिर यहाँ पे कृषि लगाया। फिर आदमी यहाँ पे तब तक कृषि किया जब तक यहाँ उपज हुआ। फिर यहाँ उपज की मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त हो गया, फिर इससे आगे जंगल कटाई करके कृषि किया। तो इस प्रकार देख रहे स्थान बदल रहा, इसी लेकर के इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। तो झूम कृषि के मतलब समझ गए कि स्थान बदल बदल के कृषि करना को ही झूम कृषि कहते हैं।
तो चलिए इतना बात को पहले लिखते हैं अपना सब, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए पूरा सर्दी से माथा पूरा अथी है, बेचैन है, तो थोड़ा सा हमको अथी लगाने दीजिए, क्या कहते हैं, विक्स लगा लेते हैं, और उसके बाद विक्स लगा के पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। देखिए इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद जानते हैं लोग को पढ़ा रहे हैं, और आप लोग लाइक इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक लाइक बटन दबाने में आपको शर्म आ रहे हैं क्यों? हमको पढ़ाने में शर्म नहीं आ रहे हैं। आप लोग आवाज़ से भी पता चल जाएगा कितना हमको अभी अथी है। हे भगवान, बिना टाइम गवाए हुए लग रहा है कि आंख मुंह कान पे पूरी तरह से जलन हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इस दुख को समझिएगा, हमारे दुख को। तो आप एक से क्वेश्चन है, किस मिट्टी का नाम है रेगुड़ मिट्टी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, कम से कम इतना आंसर दीजिएगा तो दिल मेरा खुश हो जाना चाहिए। और आप लोग ही बताइएगा, अगर जो भी बच्चा झूम कृषि समझ गए हैं, तो झूम कृषि के बारे में, झूम कृषि किसे कहते हैं, लिख करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ने वाला है और ये बातों से समझ रहे हैं। आइए अब इन सब बात को लिखते हैं अपना सब। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, जैसे तड़पाती है मुझको, तुझको तड़पाती नहीं हो। आइए, बीच बीच में है तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। तो आइए, कृषि का आविष्कार लिखे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। वर्तमान में संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में शामिल है। यानी कि राज्य सरकार की, ये राज्य सरकार का मतलब ये विषय है। राज्य सरकार ही इस पे कानून, राज्य सूची का मतलब क्या, राज्य सरकार कानून बनाएगा। लेकिन 2006 ईस्वी में, लेकिन राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, देखिएगा लेकिन देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 2006 ईस्वी में यह प्रस्ताव पेश किया कि क्या कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। पर अभी तक क्या नहीं किया है, ये प्रस्ताव 2006 में ही आया। तो आप लोग बताइए कि सूची में समवर्ती सूची। तो ये देखिए, यही पर हम लिख देते हैं, ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
और देखिएगा अपना सब एक बात और देखिएगा, 51 भारत के कुल क्षेत्रफल का 51%, देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि की जाती है। अब देखिएगा 4%, देखिएगा 4% क्षेत्रफल पर जो है ना चारागाह उगता है। और ध्यान दीजिएगा 21% पर वन है, 21% क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। और देखिएगा 24%, कितना, 24% क्षेत्रफल बंजर है, क्या है, बंजर है। तो चलिए पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो थोड़ा सा लग रहा है आप लोग को कुछ डिस्टर्ब, कोई बात नहीं। तो इतना चीज़ तो आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए आइए अब इसको हम फटाफट रिवाइज, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। आइए, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, क्योंकि इसी काल में मनुष्य ने अस्थायी निवास करना शुरू किया था, इसीलिए कृषि का आविष्कार भी हुआ। वर्तमान में संविधान के 7वें अनुसूची के राष्ट्रसूची में शामिल है कौन, कृषि। लेकिन राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 2006 में यह प्रस्ताव पेश किया कि कृषि को राष्ट्रीय सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर जो है ना कृषि की जाती है। 4% पर पशु के लिए चारा उगाया जाता है, 21% पर वन फैला हुआ है, लगभग मिलिए हैं, और 24% बंजर टाइप के, किस प्रकार के, बंजर टाइप की है। तो चलिए इतना चीज आप लोग लिख लिए होंगे। अब आइए चलते हैं झूम कृषि क्या होता है उनके बारे में। झूम कृषि, आइए झूम कृषि, चलिए झूम कृषि, देखिए वैसा कृषि जो स्थान बदल वैसा कृषि जो स्थान बदल कर की जाती है उसे झूम कृषि कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे झूम कृषि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे झूम कृषि कहा जाता है। उसे क्या कहा, उसे झूम कृषि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे झूम कृषि कहा जाता है। अब ये देखते हैं कुछ बात है अपना सब जो है ना, कि ये कृषि जो है ना उत्तर पूर्व भारत में प्रसिद्ध है। ये झूम कृषि जो है, ये कृषि भारत के जो है ना उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। कौन, झूम कृषि। अभी भी नागालैंड आदि में जो है ना
ये कृषि की जाती है। तो चलिए ये हो गया। अब चलते हैं, कुछ भाग है, कुछ क्रांति है, वो संबंधित है, बड़ा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपना सब देखेंगे इसमें जो है ना, हरित क्रांति देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? हरित क्रांति। हरित क्रांति, सॉरी, हरित क्रांति देखेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो हरित क्रांति का विश्व में जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एक मिनट, भारत में हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो आइए लिखते हैं अपना सब। हरित क्रांति का देखिए, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से है। तो सबसे पहले लिखिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अब ये देखते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो आप लोग बताइए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 ईस्वी में हुआ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ पहली बार 1967 ईस्वी में पहली बार शुरुआत हुई। आइए, भारत में पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत 1967 और 1968 ईस्वी में 67-68 में हुई। लेकिन दूसरी बार भारत में जो है ना, दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत भारत में जो है ना, दूसरी बार 1983-84 ईस्वी में भारत में दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये सेशन भी आपको पूछे जाते हैं, इसलिए कि याद रखिए। आइए देखिए, भारत में दूसरी बार हरित क्रांति की भारत में दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत 1983 और 1984 ईस्वी में हुई। तो अब आइए, हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, किससे? खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन से हुआ है।
तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये ध्यान दीजिए, जब MS स्वामीनाथन का निधन हुए पिछले साल 2023 में। अब जानते हैं MS स्वामीनाथन का जो है, इनका निधन जो हुआ, इनका निधन 2023 ईस्वी में हुए। इसका निधन 2023 ईस्वी में हुए। तो आप लोग ये बताइए कि MS स्वामीनाथन की जन्म कब हुई, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हूँ और MS स्वामीनाथन की जो है ना लोगो भी लगा हुआ है, फोटो विथ फोटो सहित। तो ज़्यादा जानकारी आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में मिल जाएंगे, तब देखिएगा MS स्वामीनाथन के निधन पे वीडियो बनाए हुए हैं। अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि इनकी जन्म कब हुए। इतना मेहनत कर रहे हैं, 2-4 बच्चा ही कमेंट सेक्शन में आंसर का जवाब देते हैं, बाकी बात पढ़ने वाले नहीं हैं। 2-4 आदमी को चिंता है कि हमको पढ़ के कुछ करना। अरे पढ़ो, कमेंट में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तो क्लास में भी जवाब नहीं दे पाते हैं, अरे कम से कम जवाब दो, खुशी मिलेंगे जवाब देने में, लाइक करने में। अगर आज तनि से भी हमरे प्रति इस हाल में जो वीडियो बना रहा हूँ, हर एक छात्र लाइक कीजिएगा, हर एक देखते कि कौन कौन लाइक कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, इसको लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो चलिए आइए, ले लिए होंगे। अब हरित क्रांति से एक शब्द, 2 शब्द और लिख लीजिए। हरित क्रांति पे 2 शब्द और लिखिए। जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुए ना, तो हरित क्रांति गेहूं और चावल को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? गेहूं और चावल को प्रभावित किया, जिसमें चावल तो अस्थिर रहा लेकिन गेहूं का उपज काफी बढ़ गया, तो चलिए लिखते हैं, लिखिए, हरित क्रांति 2 फसल को प्रभावित किया। 2 फसल को प्रभावित किया। पहला हो गया चावल अस्थिर रहा, चावल अस्थिर रहा। अब दूसरा हो गया आपको गेहूं, इसकी उपज काफी बढ़ गया। देखिए, इसकी उपज काफी बढ़ गया। देखिए, अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कंठ सूखने लगा, क्योंकि तबीयत खराब है ना, तो कंठ से सूखना स्वाभाविक है। लिख लिए होंगे, तब तक पानी है निकाला अभी नहीं, थोड़ा सा पी लिए, एक घूंट भी नहीं हुआ। चलिए, ये चीज लिख लिया आपको। अब आइए आगे चलते हैं। लिख लिए होंगे, आप लोग लिखने में बहादुर बच्चे हैं, तेज हैं। अब आइए देखते हैं आप लोग, हिल गया था। अब देखते हैं अपना सब हरित क्रांति से श्वेत क्रांति के बारे में देखते हैं। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति जानते हैं, श्वेत मतलब उजला मतलब दूध से संबंधित है आपको श्वेत क्रांति। किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित, किस उत्पादन से संबंधित है? दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। अब एक बात और समझिए, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इसका जनक देखिएगा, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को जो है ना श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से
दूध उत्पादन से संबंधित है। आइए ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ये जो लिखा है काफी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। ये सब बड़ा पूछे जाते हैं, लिखिएगा आप लोग भी। दूध उत्पादन से है, कौन सा संबंध? ये ऑपरेशन फ्लड है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, आप लोग पूछे जाते हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं बड़ा VVI है। कहीं ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक किसे? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अब आइए कुछ देखते हैं अपना सब। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, नीली क्रांति, आइए नीली क्रांति, यह मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन मतलब क्या? मछली। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली, मछली उत्पादन से है। कौन सा? आइए ये आपको नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से है। आइए भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से है भूरी क्रांति। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। ये आगे देखते हैं अपना सब रजत क्रांति, जैसे अंडा से, अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति, ये अंडा उत्पादन से। कौन सा? रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं। उसके बाद अपना सब देखते हैं पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। तिलहन देखिए कौन से? पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन। सरसों देखे हैं? सरसों का जो फूल होता है वो पीला होता है और सरसों से तेल उत्पादन होता है। क्या होता है? तो इसी लेकर के वैसे भी याद रखना चाहिए, पीली क्रांति तो तिलहन उत्पादन से मतलब क्या? सरसों से संबंधित है। चलिए लिखिएगा। आगे चलते हैं अपना सब। लाल क्रांति तो जानते हैं, टमाटर भी लाल, मांस भी लाल, तो लाल क्रांति की संबंधित उसी से। आइए लाल क्रांति, ये हो गया टमाटर, टमाटर और मांस उत्पादन से है। पूछे जाते हैं, लिखते चलिएगा, ये नहीं कि इंतजार कीजिएगा, लिखते चलिए। तो आइए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, जनक वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, मतलब मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस, क्योंकि टमाटर भी लाल मांस भी लाल, इसीलिए के लाल क्रांति। इसकी शॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं, इसको बिठा के आगे चलते हैं। आइए आइए एक दो और क्रांति है उससे देखते हैं। एक क्वेश्चन रहता है क्रांति से संबंधित, समझ गए? पेपर में एक एक क्वेश्चन को ही कीजिएगा तब तो 100 क्वेश्चन होगा। एक ही जगह पढ़ने से थोड़ी आपको। आइए अब कृष्ण क्रांति देखते हैं, बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति बायो
डीजल, बायोडीजल उत्पादन से है, बायोडीजल उत्पादन से है। उसके बाद आइए देखते हैं आप लोग गुलाबी क्रांति झींगा मछली, उसी को इचना मछली कहते हैं। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, झींगा मछली, इसी को इचना बोलते हैं, इचना मछली। तो जिसको अपना लोग इचना मछली कहिए, झींगा मछली कहिए, जब इसको तेल में फ्राई कीजिएगा ना तो ये गुलाबी कलर का हो जाता है। किस कलर का? गुलाबी कलर का हो जाता है। इसी देखिए गुलाबी क्रांति किससे? झींगा मछली से या इचना मछली से। हम तो कुछ पकाने का आपको ट्रिक भी बता रहे हैं, तो समझिएगा तो समझ ही जाइएगा। अब देखिए सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे? फल उत्पादन से आई है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन किससे? फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति। अब आगे चलते हैं अपना सब अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजनाओं, नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। किससे? नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित। कौन सा आपको है? अमृत क्रांति संबंधित है। अब गोल गोल आलू, गोल गोल आलू, गोल, तो गोल क्रांति आलू से हो गया। गोल क्रांति हो गया आलू उत्पादन से। ये पूछे जाते हैं, हाँ पूछे जाते हैं। अब ये देखते हैं स्वर्ण क्रांति बागवानी से हो गया। स्वर्ण क्रांति बागवानी से हो गया। स्वर्ण ऊपरे मलवाने बैठ जाता है, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। स्वर्ण क्रांति हो गया बागवानी से हो गया। बस लास्ट आज का इसका है ना क्रांति का लास्ट आप ले लेते हैं काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से है। जैसे खाद्यान्न से निकालते हैं लगभग काली भूरी रंग का ही रहता है। तो ये सबसे पहले इसकी शॉट लीजिए, आप लोग इसकी शॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखते हैं कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली इचना मछली से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। चलिए लिख लिए होंगे। चलते हैं आगे। अब चलते हैं अपना सब आगे। इतना हो गए होंगे तो आइए आज हम आपको पूरी तरह से आज हम खत्म करके ही रहेंगे आपके भारत भूगोल की समस्या। आइए अब अपना सब चलते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। लगता है कि लाइट चली गई, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। बीच में लाइन गुम हो गया मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर अभी जैसे लाइट आएंगे फिर हम, लेकिन वीडियो जारी रहेगा हमारा, वीडियो बंद नहीं करेंगे क्योंकि मैं ओपन कर दिया हूँ पूरा खिड़की दरवाजा को। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा मैं जरूर। तब आइए देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि अब ऋतु के अनुसार जो है ना फसल का वर्गीकरण समझते हैं। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार फसल का वर्गीकरण हेडिंग देखते हैं। आइए ऋतु के अनुसार फसल का वर्गीकरण, ऋतुओं के अनुसार
फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के अनुसार फसलों का वर्गीकरण, हेडिंग बनाइए, ऋतुओं के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। अब इसके अनुसार देखेंगे तो ऋतुओं के अनुसार फसल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इस आधार ऋतुओं के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे रबी फसल। रबी फसल, रबी फसल पहला हो गया रबी फसल। दूसरा देखेंगे खरीफ फसल, खरीफ फसल। अब देखेंगे तीसरा देखेंगे गर्मा फसल, गर्मा फसल। तो सबसे पहले देखेंगे इस रबी फसल की बुआई कब होता है और कटाई कब होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है तो वो देखेंगे। तो प्रायः मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होता है। किसका? रबी का। अक्टूबर नवंबर में जब इनकी बुआई होता है तो इसकी कटाई मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होता है। अब इसके अंतर्गत देखते कि अब याद कीजिए अक्टूबर नवंबर में गेहूं, देखिए जब अगर जो किसान होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, देखिए गेहूं, तो देखिएगा उसको एक चीज का आभास होगा। जैसे हम लोग भी किसान के ही बेटे हैं, हम लोग भी खेती करते हैं। गेहूं में जौ भी मिल जाएगा, गेहूं में जौ भी मिलेगा, गेहूं में सरसों भी मिलेगा, गेहूं में मटर का पौधा भी मिल जाएगा। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये देखते हैं, ये सब आ जाते हैं किसके अंतर्गत? खरीफ रबी फसल के अंतर्गत। आइए इसकी बुआई, मतलब इसकी देखते हैं, बुआई देखते हैं। बुआई, 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 बुआई। सबसे पहले इसका देखते हैं बुआई जो इसका होता है, इसका अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर बुआई। और कटाई, कटाई इसकी कटाई होता है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा फसल आते हैं? जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा गेहूं, सरसों, मटर, जौ, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, ये तो हो गया आपको। उसके बाद अपना सब देखते हैं, आलू भी हो गया, आलू भी हो जाएगा इसके अंतर्गत। जौ हो गया, आलू हो गया, और उसके बाद हो गया आपको आलू हो गया, राई हो गया, राई हो गया। उसके बाद देखिएगा ये सब हो गया जो है ना, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना ले सकते हैं इसमें, चना हो गया। उसके बाद चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया। ये रबी फसल है। रबी फसल मतलब इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में। इसके अंतर्गत गेहूं आता है, सरसों आता है, मटर आता है, जौ आता है, आलू आता है, राई आता है, चना और आ सकते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं एग्जाम में, इसलिए कि आप लोग याद रखिए। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा रबी फसल है, या नीचे दिए गए प्रश्न में रबी फसल की बुआई कब होता है, या रबी फसल की कटाई कब होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए देखते हैं अपना सब खरीफ फसल के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? खरीफ फसल के बारे में देखते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं,
अब इसकी जगह देखते हैं सर, अब इसकी फसल की देखते हैं कि इसकी बुआई जो होता है, इसकी बुआई होता है जून जुलाई में। जून जुलाई में जब इसकी बुआई जून जुलाई में होता है किसका, खरीफ का, और नवंबर दिसंबर में इसका कटाई होती है। इसकी बुआई होता है आपको जून जुलाई में इसकी बुआई, और इसकी कटाई होता है आपको नवंबर दिसंबर में। इसकी कटाई होता है, कब होता है इसकी कटाई, नवंबर दिसंबर में कटाई होता है। इसके अंतर्गत आता है आपको धान आता है, गन्ना आता है, तिलहन आता है, जौ आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, मूंगफली, मरवा इत्यादि, ये सब। देखिए इसके बुआई, इसकी बुआई होता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसकी बुआई होता है जून जुलाई में। जून जुलाई में बुआई, और कटाई इसकी कटाई होता है नवंबर और दिसंबर में। इसके अंतर्गत फसल आता है आपको धान, बाजरा, मक्का, और उसके बाद अरहर का दाल होता है, और उसके बाद होता है आपको मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन भी होगा, सोयाबीन भी होगा। तो सोयाबीन भी होगा। एक और ले लीजिए, कोई बात नहीं, बाजरा ले लीजिए, बाजरा लिखिए दिए हैं। और लिख लीजिए आपको क्या कहते हैं, कपास भी लिख लीजिए, कपास, ये हो गया। अब देखते हैं अपना सब ये गर्मा फसल, ये देखते हैं इसकी बुआई और इसकी कटाई। इसकी बुआई मई जून में इसकी बुआई होती है। क्या कितना क्या पक्षी करता है, ऊपर में बैठ गया है छत के ऊपर, क्योंकि घर लगा नहीं सकते हैं, बिजली कटी हुई है। अब आइए अपना सब आगे देखते हैं। तो इसकी बुआई होता है आपको मई जून में इसकी बुआई होता है, और उसके बाद इसका कटाई नवंबर दिसंबर में होता है। इतना क्या क्या करता है, बुआई, इसकी बुआई होता है आपको कब, जून जुलाई में। जून जुलाई में इसका बुआई होता है, कटाई तो इसकी कटाई होता है आपको जुलाई अगस्त में। सॉरी, इसका कटाई जुलाई अगस्त में। इसको साइठी फसल बोलते हैं आप लोग गोगर में। सॉरी, मार कर गिर गया, अच्छा है आप लोग के लिए। इसकी कटाई जुलाई अगस्त में, इसको साइठी फसल बोलते हैं, तभी गलती से मिस से बोला गया। इसकी बुआई होता है आपको जून जुलाई में, कटाई जुलाई अगस्त में हुई होता है। इसके अंतर्गत आता है, इसी को गर्मा को ही नकदी फसल भी कहते हैं। और तुरंत गो और काटो इसको। इसके अंतर्गत आता आपको है ज्वार, आता है ज्वार, जूट, मक्का भी आता है। ज्वार आता है, जूट आता है, मक्का आता है, उसके बाद जो है ना राई भी आता है, राई, ये सब। तो चलिए आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से। अब स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, उसके मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। आइए ध्यान दीजिए। ऋतु के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। रबी फसल देखें, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में। इसके अंतर्गत आने वाला फसल गेहूं, सरसों, मटर, जौ, आलू, राई, चना। उसके बाद खरीफ फसल बुआई जून जुलाई में, कटाई नवंबर दिसंबर में। जैसे धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन, कपास इत्यादि और आ सकते हैं। गर्मा फसल, इसी को साइठी फसल, मतलब 60 दिन में ही इसका उत्पादन हो जाता है। जैसे इसका बुआई जून जुलाई में, कटाई
जुलाई अगस्त में। जैसे आपको इसके अंतर्गत ज्वार आ गया, जूट आ गया, मक्का हो गया, रई, ये सब हो गया। इसकी शॉट ले लिए। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा सबको पानी पीने दीजिए, बहुत ही परेशानी में है। आइए, चलिए अब लाइन भी आ गए हैं। थोड़ा सा हम आपको लगा देते हैं, काय काय का आवाज़ जो आ रहे थे वो नहीं आएंगे अब। किस्मत वालों को मिलती है प्यार के बदले प्यार। चलिए आइए मेरे छात्र, आज मैं पूरी संकल्प लिया हूं कि आपकी समस्या को समाधान करूं। आइए अब आगे देखते हैं कुछ। अब ये देख लेते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए। कुछ अनुसंधान है, तो चलिए अनुसंधान के बारे में बड़ा पूछे जाते हैं। अनुसंधान देख लीजिए, 4-5 गो अनुसंधान देख लीजिए कि उस अनुसंधान से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। अब आइए देखते हैं। आइए, भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, हेडिंग होगा भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इस कृषि अनुसंधान से एक क्वेश्चन फिक्स है। जैसे आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, पहला लिखिए, ये उड़ीसा के कटक में है। केंद्रीय कृषि केंद्र लिखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये उड़ीसा के कटक के अंतर्गत है। कटक कहाँ पे? ओडिशा, ओडिशा। आइए अब अगला देखते हैं अपना से। अगला देखते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नागपुर का महाराष्ट्र में, नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। थोड़ा सा इंक दे देते हैं, इंक कम हो गया है क्योंकि उदास लिखने लगा है। बड़ी उदास है जिंदगी, ला 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 ला, कोई तो साथी चाहिए। इंक भी लग रहा है, ये कोई तो साथी चाहिए, ला 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 ला। आइए आगे देखते हैं अपना सब। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान लिखिए, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान।
पूछे जाते हैं मेरे। ये आपको है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ पे है ये? कोयम्बटूर। तो आप लोग ये बताइए, कोयम्बटूर आप लोग दीजिएगा, ये किस राज्य में है? हम खाली छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद लिखिएगा और हमें भी बताइएगा। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे? कोयम्बटूर। किस राज्य में है कोयम्बटूर? ये खुद आप लोग दीजिएगा, हमें भी जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम आप लोग को पूछेंगे, क्लास में ये पूछेंगे कल। उसके बाद आइए देखते हैं अपना लोग केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान देखते हैं। आइए, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान देख लिए। अब आइए देखते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लिख लीजिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता है। किसको माना जाता है? नवाबों का शहर माना जाता है। तो आप लोग बताइए, लखनऊ तो सबको पता है यूपी की राजधानी है। तो लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है। तो आप लोग ये बताइए, लखनऊ कौन से नदी के तट पर स्थित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। लखनऊ जो है कौन से नदी के तट पर स्थित है? इसका आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठंडा पानी पिए और थोड़ा सा नाक जाम हो गया, नहीं समझे? क्योंकि अभी गर्म पानी कौन करेंगे, फुर्सत मिलेगा तब तो करेंगे ना, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा नाक जाम हो रहा था, ठंडा पानी जस्ट जो पी लिए ना, देखिए कितना परेशानी है। उसके बावजूद भी नहीं छोड़ रहे आप लोग को पढ़ाना। इसीलिए कहा, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे दूर, तो क्या फायदा ऐसा फल का? जे कमेंट नहीं करबी तो वह खजूर की पेड़ की तरह का समझबो। आइए, तो अनुसंधान, आइए देखते आगे देखते हैं। आपका सब बड़ा पूछे, एक क्वेश्चन तो मेरे प्यारे छात्र रहता ही है। ये केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लिखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। कहाँ पे है? शिमला किसका राजधानी है? मेघालय का। किसका नाम है? मेघालय का, ये यूपी में है। आइए, शिमला किसका राजधानी है? मेघालय का है। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे देखते हैं आप लोग राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र लिखिएगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट। जोहर क्या है? जोरहट है, सॉरी, जोरहट है। क्या है? जोरहट है। अब ये आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। अब लिखिएगा, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है चिकमंगलूर।
चिकमंगलूर, चिकमंगलूर कहाँ पे? चिकमंगलूर होता है। तबीयत खराब है इसलिए कि लिखते लिखते भाषी आ गए हैं, थक गए हैं, अब मन नहीं करता। चिकमंगलूर, चिकमंगलूर है, चिकमंगलूर है। अब ये आगे देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा। हम अब देखते हैं राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। आइए देखते हैं राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय रबर कोट्टायम, कोट्टायम कौन है? कोट्टायम है। उसके बाद ये फटाफट देखते हैं आप लोग, उसके बाद देखते हैं अपना लोग को तंबाकू जो है ना, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। और उसके बाद अब ये देखिएगा जो है ना, थोड़ा सा हमारा तबीयत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है, हम वीडियो को रोकेंगे, समझ गए? और वीडियो को रोकेंगे और जो भी अनुसंधान केंद्र है इतना देखिए, और बाकी बात अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। मुझे लग रहा है कि जो है ना, चलिए अथी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत तबीयत गड़बड़ा रहा है आप लोग। आइए, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर में। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में। कहाँ पे है? कोट्टायम में है, कोट्टायम में है। तो चलिए आइए मिटा देते हैं, ये सब पूछे जाता है, एक आपको महत्वपूर्ण याद रखिएगा, समझ गए ना? लग रहा है थोड़ा देर और बना लेते हैं, जो हो निकलेगा होगा। इसी तरह से आप लोग भी जिद करके अपना पढ़ाई को आगे रखिए, जारी रखिए। अब आइए देखते हैं अपना सब कि और कुछ मैं देखता हूँ जो बचा है समझिए लेते हैं, जो होने पड़ेगा होगा। पेट में भी कैसे लगा, पूरा पेट भी फूल गया है मेरा, लेकिन करे तो करे क्या, समय आप लोग के भी पास में नहीं है और हमारे पास में भी नहीं है, इसलिए कि बताना भी तो आप लोग को बहुत ज़रूरी है। कई दिन रोक के रखेंगे वीडियो को, इसलिए कि आज सोचे कि तबीयत खराब है तो आप लोग का भात भूगोल फिनिश कर देते हैं, लेकिन लग रहा है कि आज फिनिश होगा। आइए देखता अगला है, अब अगला हेडिंग बनाएंगे भारत में सिंचाई। सिंचाई से भी एक क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, थोड़ा सा देख लीजिए। आइए आज ले दे के खत्म कर देते हैं। भारत में देखे हैं, भारत में सिंचाई हेडिंग होगा, भारत में सिंचाई। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारत में सिंचाई परियोजना 3 भागों में विभाजित किया गया। भारत में सिंचाई परियोजना 3 भागों में विभाजित किया गया, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भारत में सिंचाई परियोजना कितने भागों में? 3 भागों में। वृहद सिंचाई परियोजनाओं, भारत में जो है सिंचाई परियोजनाओं। दूसरा देखेंगे मध्य सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना है। आइए लघु सिंचाई
नाउ। आइए, तो ये भारत में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना है। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। अब इसके अंतर्गत भूमि को देखिए कितना से कितना हेक्टेयर को रखा गया है वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत देखते हैं, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे छात्र छात्राओं की वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे भूमि को शामिल किए गए हैं जिसमें जो है ना एकड़, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को शामिल किया गया। इसमें जो है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हेक्टेयर, हेक्टेयर 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। तो प्रश्न पूछेंगे वृहद सिंचाई के अंतर्गत कितना हेक्टेयर भूमि को, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जो है ना कृषि योग्य भूमि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो मतलब वृहद सिंचाई के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर भूमि का जो है ना सिंचाई होता है इसके अंतर्गत। अब ये देखते हैं मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत देखते हैं, तो मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत देखते हैं 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000 से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। समझ गए? अब आइए इसके अंतर्गत देखते हैं, इसके अंतर्गत देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत इकाई, सैकड़ा, हजार, 2,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को शामिल किया गया है। तो ये डाटा पूछते हैं, इस डाटा को याद आप लोग को रखना अनिवार्य है। ये डाटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए किसी डाटा को भारत में सिंचाई परियोजना का आधार कितना है? 3 है। वृहद सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर भूमि से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को शामिल किया जाता है इसमें, इसके अंतर्गत सिंचाई। दूसरा के मध्य सिंचाई परियोजना 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का सिंचाई इसके अंतर्गत होता है। और इसके अंतर्गत 2,000 से नीचा जो है कृषि योग्य भूमि को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आगे चलता है, इसमें आगे कहानी समझते हैं, आगे की कहानी समझते हैं आप अपना सब। इसमें आइए आगे की कहानी इसमें समझते हैं। तो आगे की कहानी इसमें यह समझेंगे भारत में सिंचाई के साधन क्या क्या है। भारत में सिंचाई के साधन, तो वो देखते हैं किस साधन के माध्यम से कितना सिंचाई होता है। आइए भारत में सिंचाई का, यहाँ पे भारत में सिंचाई का साधन, भारत में
सिंचाई का साधन। सबसे बड़ा भारत में जो सबसे बड़ा सिंचाई होता है कुआं और नलकूप से। कुआं पहला होगा कुआं एवं नलकूप। कुआं एवं नलकूप से, कुआं एवं नलकूप से। तो कुआं एवं नलकूप से होता है आपको 59%। कितना? 59%। 55.9%। देखिएगा, भारत में सिंचाई होता है 55.9% की सिंचाई होता है कुआं एवं नलकूप से। तो पहला स्थान हो गया। अब ये देखते दूसरा स्थान पे आपको हो गया नहर। फिर लाइन कट गया, देखते दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ेंगे तो आइए, कोई दिखाई पड़ रहा है, आइए। दूसरा हो गया नलकूप। दूसरा क्या हो गया? नहर हो गया। दूसरा क्या हो गया? नहर। नहर नहर से आपका सिंचाई होता है 31.4%। 31.4%। आइए देखते तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं आपको तालाब से 6.1%। तालाब से जो है ना 6.1% तालाब से सिंचाई होता है। चौथा देखते हैं अपना सब, बाकी बात जो बच गया अन्य स्रोत बच गया। अन्य स्रोत से 6.6%। कितना? 6.6%। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तो अब देखिएगा, तो प्रश्न पूछेंगे भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कुआं एवं नलकूप। कितना? 50। ओहो, मिल गया। आइए देखिएगा, भारत में सिंचाई का साधन, तो सबसे बड़ा साधन कुआं एवं नलकूप। कितना? 55.9%। नहर से 31.4%। तालाब से 6.1%। अन्य स्रोत से 6.6%। ये हो गया भारत में सिंचाई का साधन। तो ये क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम में। अन्य स्रोत से भारत में सिंचाई कितना होता है? 6.6। तालाब से 6.1। नहर से 31.4%। कुआं एवं नलकूप से 55.9%। चलिए इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे इसमें कहानी और समझते हैं। आगे और इसमें कहानी समझते हैं। आइए आगे और कहानी सिंचाई से संबंधित समझते हैं। अब आगे एक सिंचाई से संबंधित कहानी सुनते हैं भारत में। अब आइए देखते हैं, भारत में जो है वर्तमान में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। वर्तमान में देखिएगा भारत में, देखिए यहाँ पे वर्तमान में जो है ना भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं। प्रमुख साधन क्या हो गया? कुआं एवं नलकूप है। समझ गए ना? कौन है? नलकूप है। अब आगे देखते हैं, नलकूप है तो तमिलनाडु में देखिएगा सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट से सिंचाई सबसे ज्यादा होता है। तो भारत में सर्वाधिक जो है नलकूप और पंप सेट से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तो देखिएगा, तमिलनाडु में नलकूप एवं पंप सेट से सर्वाधिक सिंचाई होता है। क्वेश्चन पूछे जाता है कि भारत में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट से सिंचाई कहाँ होता है?
तमिलनाडु में होता है। वर्तमान में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं एवं नलकूप है। तो बताइए, प्रतिशत भी बता दिए। उसके बाद आइए देखते हैं अपना कि महाराष्ट्र जो है इस स्थान में, जैसे तमिलनाडु का इसमें प्रथम स्थान हो गया, तो दूसरा स्थान हो गया महाराष्ट्र इसमें, इस मामला में दूसरा स्थान हो गया किसका? महाराष्ट्र का हो गया। अब उसके बाद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब समझिए, यहाँ से फिगर समझिए, ये वाला इंडिया, ये जो है ये इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं। इस एरिया में प्रमुख सिंचाई का साधन तालाब है। यहाँ लिखिएगा प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। और देखिएगा, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। तालाब से देखिएगा, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। देखिएगा, त से तालाब, त से तमिलनाडु, त से तालाब, त से तमिलनाडु में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होता है। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि केवल नलकूपों का सर्वाधिक सिंचाई जो है ना उत्तर प्रदेश में होता है। एक लाइन और लिख लीजिए, देखिए, केवल नलकूपों से, ओनली शब्द का केवल केवल नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में होता है। आइए समझते हैं। वर्तमान में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं एवं नलकूप है। तमिलनाडु में नलकूप एवं पंपसेट से सर्वाधिक सिंचाई होता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। और देखिएगा, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में ही होता है। केवल नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक यूपी में होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तब आगे चलते हैं, अपना सब इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। आइए, आज हम जितने भी बात है, एक वीडियो और भारत का बनाएंगे तो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोग के बीच में लेकर के आएंगे मध्यकालीन भारत यूट्यूब पे ही। चिंता मत कीजिए, हम आपकी एक एक समस्या को समाधान कर देंगे। आज एक एक समस्या का आपका समाधान कर देंगे हम। तो सब आदमी अपना बना लीजिए और कल हमको दिखा दीजिएगा, कॉपी दिखा दीजिएगा। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलिए, आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के ग्रुप में भेज दीजिएगा। जो क्वेश्चन हम आपसे पूछे दीजिएगा। देखिए, बड़ी कष्ट से वीडियो बनाए हैं आप लोग के लिए। चलिए, धन्यवाद, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं।